हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इससे पहले वाली वीडियो में इंट्रोडक्शन करवाया था और 4.1 एक्सरसाइज करवाई थी। तो आज हम 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 4.2 एक्सरसाइज में देखिए क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। पहली वाली जो एक्सरसाइज थी उसमें सिर्फ हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करना बताया था, किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई पॉलिनोमियल है या नहीं है। और उसके आगे जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने बनाई थी। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम से किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती हैं। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इनके रूट्स निकाल सकते हैं। किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड से। मैंने बताया था कि इस चैप्टर में एक फैक्टराइजेशन मेथड है, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और एक कौन सा बताया था बच्चों मैंने आपको? श्रीधराचार्य मेथड, जिसको कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोल देते हैं। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। क्या है देखो, यहाँ इक्वेशन दे रखी है x² - 3x - 10 = 0। तो देखिए यहाँ पर अगर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है x² का तो हम अपनी तरफ से 1 मान सकते हैं। ठीक है, कुछ होता है तो बहुत अच्छी बात है। तो 1 × 10 हम ये रफ में काम करके देखेंगे आप। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। जिन बच्चों को फैक्टराइजेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना आता, बहुत अच्छे से देखिएगा वीडियो को। 1 × 10, तो 1 × 10 कितना आ गया हमारे पास? नंबर 10। अब देखिए दूसरा स्टेप मैं क्या बताती हूँ आपको। कांस्टेंट नंबर के सामने वाला नंबर देखिए, सामने वाली मतलब साइन देखिए, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो नेगेटिव साइन है। कैसा साइन है? नेगेटिव साइन है। अब मुझे दो मैथ्स में ऐसे नंबर सोचने हैं जिनका इंटू करने पर 10 आए और माइनस करने पर 3 आए। बच्चों कितना आए माइनस करने पर? 3। ये बीच वाली डिजिट आ जाना चाहिए। तो मैथ्स में सोचिए 5 × 2 10 होता है और 5 - 2 3 भी होता है। तो दोनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाइड हो गई। तो 5 - 2 कितना हो गया? 3, और 5 × 2 कितना हो गया? 10। आगे बात समझ में? इन दोनों कंडीशंस। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अब ये कितना हो जाएगा? x² - 3 को आप क्या लिख सकते हो? 5 - 2 x - 10 इक्वल कितना आ गया बच्चों? 0। तो यहाँ पर x² माइनस ये कितना हो जाएगा? 5x, ये माइनस माइनस कितना होगा? 2x - 10 इक्वल 0। आप देखेंगे पहले दो टर्म्स में से क्या कॉमन है? ओनली x कॉमन है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ से x² है, एक x बाहर गया, अंदर x माइनस यहाँ से ये x बाहर गया तो 5। इधर नेक्स्ट टू टर्म्स में क्या करेंगे? 2 कॉमन है और यहाँ से x बचेगा और माइनस का 5 = 0। तो देखिए ये फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड बोलते हैं इसको। इसमें देखो एक लास्ट में आपको ये चेक करना होता है कि ये जो लास्ट के दोनों ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू आई है आपकी, अगर ये ठीक आई है तो आपने जो भी अब तक किया है बिल्कुल ठीक किया है, कुछ भी उसमें मिस्टेक नहीं है। अगर ये दोनों ब्रैकेट्स आपके डिफरेंट आते हैं तो पक्का कुछ ना कुछ आपने मिस्टेक की है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान होती है कि हाँ हम क्वेश्चन को सही कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? x - 5 क्या ले लिया हमने? कॉमन ले लिया। फिर से इसमें से अंदर क्या बचेगा? x + 2 = 0। लेकिन हमें तो ऐसा तो है नहीं कि हमें इस इक्वेशन के फैक्टर्स निकाल के छोड़ने थे, नहीं, वो कह रहा है रूट्स निकालिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम रूट्स कितने निकल सकते हैं? 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? x - 5 = 0 और आइदर x + 2 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 5, और x की वैल्यू कितनी आ सकती है? -2। तो यही दोनों आपके क्या हो गए? रूट्स। एक रूट हो गया x की वैल्यू 5 और एक रूट हो गया x की वैल्यू -2। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन मैंने ले रखा है फर्स्ट पार्ट का ही, सेकंड वाला पार्ट मतलब सेकंड या थर्ड पार्ट है, लेकिन इसमें रूट वाला क्वेश्चन था। इसमें 4-5 आपको मतलब क्वेश्चंस दे रखे हैं, बाकी सब सिमिलर है, करने के तरीके सबके सेम है, लेकिन मुझे 2 लगे तो मैंने ये दोनों ले लिए हैं। इसमें देखो ये वाला तो सिंपल था, इसमें ये रूट है तो रूट वाला कॉन्सेप्ट समझो। इसमें कई बार क्वेश्चन जैसे स्टैंडर्ड का पेपर जो आता है तो उसमें बाहर से भी आ जाते हैं, तो रूट इस तरीके से दे दिए जाते हैं कि बच्चे उनको स्प्लिट नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? √2 x² का कोफिशिएंट कितना है? वही तरीका, ये हमें रफ में करना होता है। किस में करना होता है? रफ में। इसको आप वहां दिखा के नहीं आओगे, ये आपके समझने के लिए है सब कुछ। ठीक है, वो मैं आपको समझाने के लिए साइड में लिख देती हूँ, आप रफ वर्क में करके देख सकते हो। x² का कोफिशिएंट कितना है बच्चों? √2। ठीक है, यहाँ पर आपका कांस्टेंट टर्म कितना है? × 5√2। ठीक है, एक बात बताइए मुझे, √2 × √2 कितना हो गया? 2, और ये कितना आ गया? 5। तो नंबर आपके पास आ गया 10।
नंबर कितना आ गया आपके पास 10, √2 इंटू √2 2 और इंटू में 5, तो नंबर 10 मिल गया। अब सोचिए कांस्टेंट टर्म के साइन कौन सा है, जस्ट सामने, तो प्लस का साइन है। तो हमें सोचना है कि मैथ्स में ऐसे कोई दो नंबर जिनका एडिशन करने पर क्या है, बीच का नंबर आ जाए, मतलब एक्स वाला कोफिशिएंट आ जाए, 7 आ जाए और इंटू करने पर 10 आए। तो 5 इंटू 2 10 भी होता है और 5 प्लस 2 7 भी होता है। तो हमें दो नंबर मिल गए, 5 इंटू 2 10 होता है और 5 प्लस 2 7 भी होता है। ठीक, तो इस तरीके से तो आप इसे स्प्लिट कर सकते हो। तो बाकी ये दोनों डिजिट, लास्ट डिजिट, स्टार्टिंग डिजिट और लास्ट डिजिट सेम रहता है, बीच वाले को स्प्लिट करते हैं सिर्फ। तो ये कितना हो गया √2x²। 7 को कैसे स्प्लिट करोगे, 5 प्लस 2x और ये हो गया 5√2 इक्वल 0। ठीक है, अब तो सिंपल आपको सॉल्व भी करना है, जैसे सॉल्व करते हैं किसी भी इक्वेशन को। √2x², इसका मल्टीप्लाई करिए, ये 5x और ये 2x और ये कितना आ गया 5√2 इक्वल 0। अब देखिए दोनों पहले टर्म में से क्या कॉमन है, ओनली x कॉमन है, उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो यहाँ से √2 और यहाँ से x और इस वाली डिजिट में से 5 बचेगा। इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, दिख रहा है कॉमन, क्या कॉमन दिख रहा है, √2 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलेंगे √2 कैसे दिख रहा है आपको कॉमन, इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं 2 को, ये जो 2 यहाँ मैंने बच्चों लिखा हुआ है, इसको मैं √2 इंटू √2 लिख सकती हूँ क्योंकि वो 2 हो जाता है। तो यहाँ से √2 कॉमन आ गया, तो यहाँ से क्या बचेगा √2x। ठीक है, और यहाँ से √2 ये बाहर चला गया, हाँ तो है ये रूट, तो यहाँ क्या बचेगा सिर्फ 5 इक्वल टू 0। अब देखिए वही वाली बात, अपने ब्रैकेट्स के अंदर की टर्म चेक करिए, देखो दोनों सेम आ रही हैं, √2x + 5 √2x + 5। इसका मतलब अभी तक मैंने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। ठीक, तो अब √2x + 5 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो आप √2x + 5 इसमें से कॉमन ले लीजिए, इधर अंदर क्या बचेगा x + √2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आपकी वैल्यू आएगी √2x + 5 इक्वल 0 और यहाँ पर क्या आएगा x + √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू x इक्वल -5 और x की वैल्यू एक आ गई माइनस का √2, तो यहाँ x की वैल्यू आ गई -5/√2 और x की वैल्यू माइनस का √2। तो इस तरीके से आपने क्या निकाल दिए, ये दो रूट्स निकाल दिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये कहता है फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है, तो इसमें देखिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब ये नंबर्स निकालने हैं। 2 नंबर कौन से निकालने हैं, जिनका सम 27 आए और प्रोडक्ट क्या आए 182 आए। अब देखो यही क्वेश्चन सपोज आपके MCQ में आ जाए, सपोज किस में आ जाए, MCQ में, स्टैंडर्ड पेपर में आ सकता है, MCQ में आ जाए। तो देखो कोई ना कोई दो आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे, जैसे 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें 2 नंबर्स होंगे। ठीक है, तो उन 2 नंबर्स को आपस में सम करके देखना, 27 आ जाना चाहिए। उन 2 नंबर्स को आपस में प्रोडक्ट करके देखना, 182 आ जाना चाहिए। तो आपको डायरेक्ट भी आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी बाद में आंसर चेक करके निकालने के बाद नंबर्स। ठीक है, तो हम निकालते हैं सबसे पहले। तो जो हमको नंबर्स निकालते हैं हम उनको अज्यूम कर लेते हैं। लेट the numbers are x एंड 27 - x। मैंने देखो ये नंबर्स ऐसे क्यों माने हैं, क्योंकि उसने मुझसे बोला है कि उन दोनों नंबर्स का सम कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। पहले ही उसने मुझसे बोल दिया है ऐसा। ठीक है, हम लाइन कर लेते हैं बीच में 27। तो इन दोनों नंबरों को x + 20 इधर ऊपर अगर मैं ऐड करके दिखाऊं तो दोनों नंबरों को ऐड करिएगा तो ये कितना आ गया, -x + x कट गया, 27 ही आ गया इन दोनों नंबरों का ऐड। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नंबर मान लिया। उसके बाद कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 182 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या करेंगे आप अब, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, तो यहां पर आएगा x × 27 - x, तो ये क्या आ जाएगा 182। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हो जाएगा 27x - का x² इक्वल 182। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को हम उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा x² - का 27x और प्लस का 182 इक्वल 0।
ठीक है। अब देखिए मैं आपको, अब देखो ये तो कोई थोड़ा बड़ा सा नंबर आ गया है, ठीक। तो बड़े नंबर को हम किस तरीके से स्प्लिट कर पाएंगे ये आपको मैं बहुत अच्छे से आज बताऊंगी। एलसीएम लेके हम समझ जाते हैं। देखो यहाँ कांस्टेंट टर्म जो है वो आपको 182 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 182। यहाँ इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। तो 1 इंटू 182 तो 182 ही नंबर आएगा। तो देखो एलसीएम से पता कर लेती हूँ मैं कि मैं इसे किस नंबर में, देखो मैं तो अभी आपके सामने लिख दूंगी कि एक्स स्क्वायर माइनस, मैं इसको लिख दूंगी 14 प्लस 13x और प्लस 182 इक्वल 0। अब आप सोचोगे ये आपने कैसे तोड़ लिया? ऐसे तो 27 को हम कई तरीके से तोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे ये दोनों जो नंबर है ना 14 इंटू 13, 14 प्लस 13 करोगे तो 27 भी आ रहा है, और 14 इंटू 13 करोगे तो 182 भी आएगा। ठीक है, तो ये मुझे कैसे पता चले अपने ये दो नंबर? तो यही देखो मैं आपको बताऊंगी। तो 182 को आप एलसीएम लो। क्या लोगे बच्चों? एलसीएम मतलब 2 से। तो ये कितना आ गया? 9 1, फिर कितना आएगा 7 से 13 टाइम, फिर 13 से 1 टाइम, ये आ गया आपके पास। ये इसका एलसीएम है। तो देखो यहाँ ये जो जिस नंबर से हमने एलसीएम इसको किया है, मतलब इसको डिवाइड किया है, तो यहाँ 2 मैंने करके देखा, 7 2 14, और ये आपका नंबर आ रहा है 13। तो 14 में से, क्योंकि मुझे नंबर जो है वो प्लस, यहाँ पर प्लस करने पर, यहाँ कांस्टेंट टर्म के सामने भाई प्लस का साइन है, तो प्लस करने पर तो मुझे 7 2 14 और ये 13, तो 14 और 13 दोनों टर्म्स को ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 27। और ऑब्वियसली जब ये इसके नंबर्स इसको ही सॉल्व करने पे आए तो इन सबका प्रोडक्ट कितना आएगा? 182 ही आएगा। नहीं तो करके देख लो, 14 इंटू 13 182 ही आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। तो इस तरीके से मुझे पता चल जाता है कि ये 14, मतलब ये किसी भी तरीके से नंबर्स को हमें आपस में फिट करके देखना पड़ता है, मल्टीप्लाई करके। 2 इंटू 7 14 नंबर मिल गया एक, और 13 अलग था, तो 14 प्लस 13 27 हो गया मेरा, और आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 182 भी आ रहा है। तो ये एलसीएम से निकाल सकते हो आप किसी भी बड़े नंबर का। छोटे छोटे नंबरों का तो हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं, लेकिन बड़े नंबर का हम नहीं सोच पाते हैं, तो फिर एलसीएम करते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। अब तो आगे तो प्रोसीजर वही है सेम करने का। एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x और प्लस का 182 इक्वल 0। अब देखिए दोनों में से क्या कॉमन है? ओनली x माइनस 14, इधर x माइनस 14 बचा, माइनस का 13, यहाँ भी x माइनस 14 बचा इक्वल 0। अब देखो यहाँ पर आप कैसे कहोगे कि मतलब कैसे पता चल गया? तो यहाँ पर जैसे मैंने 13 कॉमन लिया, तो यहाँ से तो x बचा, यहाँ प्लस था ना, इसलिए हमें माइनस लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि माइनस फिर से अगर हम अपनी इक्वेशन पे पहुंचना चाहते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो रहा है। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम दोबारा से यहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि इसी इक्वेशन से तो हम ये लेके आ रहे हैं, इस इक्वेशन से ही लेके आ रहे हैं, तो हम इससे उधर भी पहुंच सकते हैं। तो यहाँ से हमने इन दोनों टर्म में से x कॉमन लिया, तो यहाँ से x बचा, यहाँ से 14x बाहर चला गया, यहाँ से 13 कॉमन लिया तो ये x, और यहाँ ये इस नेगेटिव साइन की वजह से पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव बन गया है। ठीक है, और यहाँ ये 14 बचा, और हमारी दोनों ब्रैकेट्स बिल्कुल सेम आ चुके हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चंस में बताया था। तो यहाँ पर देखेंगे, अब इधर कर लेते हैं, x माइनस 14 हमने कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा बच्चों? x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे कि x माइनस 14 इक्वल 0 और x माइनस 13 इक्वल 0। तो या तो x की वैल्यू 14 आएगी और या x की वैल्यू 13 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये नंबर्स निकालने थे। तो ये हमारे 14, तो जब हमारा नंबर 14 है तो दूसरा नंबर, तो 10 नंबर्स आर क्या क्या हो सकते हैं? 14, पहला नंबर 14 हो सकता है, एंड दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 27 में से ही तो x की वैल्यू निकालोगे, x ही तो है ये, तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा? 27 माइनस 14 मतलब कि 13, कितना आ जाएगा? 13, सॉरी। ठीक है, माइनस करेंगे उसको। उसके बाद एंड, अगर आप इस x को मान के चलते हो तो नंबर्स आपके क्या निकलेंगे? और करके कुछ भी मान सकते हो। नंबर्स आर क्या, जब आप x की वैल्यू 13 मानेंगे तो पहला नंबर 13 एंड 27 माइनस 13, तो दूसरा नंबर क्या आएगा बच्चों? 14। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है इसमें। ठीक, तो ये आपका आंसर है। दो नंबर निकाल लिए हमने, 14 13 या 13 14। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखिए ये क्या कहता है, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। ठीक, देखो ऐसा क्वेश्चन मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में भी एक करवाया था, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है लगातार, जैसे कि 4 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 7 आता है, ये लगातार नंबर है, इनमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो हमें उस तरीके के नंबर्स को कंसिडर करना है, इंटीजर को। तो पहले तो लिखना ही होता है बस, लेट 2 कॉन्जिक्यूटिव
consecutive positive integers are x and x plus 1। ठीक है, हमने इस तरीके से मान लिया कि पहला नंबर हमारा x है तो दूसरा उसमें जस्ट +1 करके आ जाएगा, क्योंकि मान लो 5 है हमारा पहला नंबर तो दूसरा नंबर +1 करके 6 आ जाता है। वही तो लगातार होते हैं, तो इस तरीके से ये भी लगातार हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद अब पढ़िए उसकी बात, इतना तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद सम ऑफ हुज स्क्वायर, इन नंबर्स का दोनों का अलग अलग स्क्वायर करिए, फिर उसको क्या करिए बच्चों, सम करिए। फिर वो इज का मतलब होता है मैथ्स में जनरली इक्वल, है ना, ये इंग्लिश तो है नहीं, तो मतलब यहाँ जब हम न्यूमेरिकल वाले इस इक्वेशंस बनाते हैं तो यहाँ इसका मतलब इक्वल मान के चलते हैं। तो सम करना है हमें दोनों नंबर्स के स्क्वायर का, फिर उसको इक्वल रखना है 365 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, तो क्या होगा, x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। भाई एक नंबर मेरा x था, x का होल स्क्वायर प्लस इसलिए क्योंकि सम, और दूसरा नंबर मेरा x प्लस 1 था, उसका भी होल स्क्वायर, इक्वल कितना आएगा जो उसने दे रखा है 365। बात सभी को समझ में आई नहीं आई? ठीक है, तो यहाँ पर x का स्क्वायर, इसको खोलिए a प्लस b का होल स्क्वायर, x² प्लस 1 प्लस 2x, और ये हो गया 365। अब देखिए, अब ये x² 2x², इसको मैं आगे लिख लेती हूँ 2x प्लस 1 और माइनस का 365 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ से ये 2x², यहाँ पर कितना आएगा 2x, और यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 364 इक्वल 0। अब देखो 2 कॉमन आ सकता है पूरे में से, x², यहाँ से x और यहाँ से 182 इक्वल 0। ठीक है, तो इस तरीके से 2 ये 0 में चला गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपकी क्या बन गई, x² प्लस x माइनस 182 इक्वल 0। ठीक है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो ये तो कुछ ऊपर जैसी ही आ गई, अरे देखो इसके जैसी आ गई कुछ यहाँ पर, मतलब थोड़ी सी डिफरेंट है, या इसमें मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ 1 × 182, तो नंबर 182 आ रहा था, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, और 1 × 182 तो 182 नंबर आना चाहिए, लेकिन वहाँ प्लस था, प्लस करने पर 27 आना चाहिए, यहाँ माइनस करने पर 1 आना चाहिए, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है 1। तो क्या कर दोगे, 14 माइनस 13 कितना आ जाएगा 1, तो वही लेना है सेम। तो यहाँ पर x² प्लस, इसको क्या लिख सकते हो 14 माइनस 13x और माइनस 182 इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए x² प्लस 14x माइनस का 13x माइनस 182 इक्वल 0। अब यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 14, इधर क्या कॉमन है, माइनस का 13x प्लस क्या आएगा बच्चों 14 इक्वल 0। अब आपको पता होगा यहाँ जब माइनस कॉमन ले लिया है मैंने, तो वो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव बन जाएगा, और दोनों ब्रैकेट्स मेरे क्या आ गए सेम। तो यहाँ हमने क्या देखा कि x प्लस 14 हमने कॉमन ले लिया, और अंदर हमारे यहाँ क्या बचेगा x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, आपको ना दिख रहा हो तो मैं ऊपर रफ करके इधर कर देती हूँ, नीचे नहीं दिख रहा होगा आपको, इधर ऊपर कर देती हूँ। देखिए, तो आपके पास आया x प्लस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल 0। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस 14, और इधर x की वैल्यू क्या आई 13। मैं बोलूँगी कि मैं इस वैल्यू को नहीं लूँगी आंसर के लिए। क्यों नहीं लूँगी, इसका भी लॉजिक बताऊँगी। ये मेरी वैल्यू आंसर देगी, ये क्यों नहीं देगी, क्योंकि उसने स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर। कैसे इंटीजर्स लेने हैं, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव आंसर दे रहा है, तो ये आंसर मेरा कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्टेड है ये, तो ये इसको कंसीडर करेंगे सिर्फ इस वाले रूट को। जब ये 13 है x, तो इससे आगे आने वाला जस्ट नंबर क्या होगा 14, x प्लस 1, तो 10 आप लिख देंगे 10 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर consecutive positive integers are, ये x है 13 एंड, तो x प्लस 1, तो 13 प्लस 1 कितना हो जाएगा इक्वल 14। तो हमारे दो नंबर आ गए 13 और 14।
आई बात समझ में? चाहो तो आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई भी करके देख सकते हो कि हाँ हमने इसके आंसर्स ठीक निकाले हैं। ये भी ट्रिक मैं आपको बता सकती हूँ। क्यों? क्योंकि उसने बोला था कि जो भी 2 नंबर आए उनका स्क्वायर्स निकालना, फिर उनको सम करके देख लेना। तो 13 का स्क्वायर बच्चों कितना हो? 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, ठीक है। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 14 का स्क्वायर होता है 196। आप दोनों को ऐड करके देखिएगा, यही नंबर आएगा 365, 110%। तो इसका मतलब हमने जो ये डिजिट्स निकाली हैं बिल्कुल भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही डिजिट्स हैं, ठीक है। चलिए, तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, 5th पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। देखिए 5th क्वेश्चन क्या कहता है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड। आपको हाइपोटेनस गिवन है राइट एंगल ट्राइंगल की, और जो अदर 2 साइड है उसकी बेस और परपेंडिकुलर साइड वो दोनों आपको निकालनी है। तो इसके लिए मैं आपके सामने फिगर बना देती हूँ तो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो देखिए ABC, तो यहाँ पर ये राइट एंगल ट्राइंगल है 90, तो ये आपको 13 सेंटीमीटर गिवन है। कितना गिवन है? 13 सेंटीमीटर हाइपोटेनस है ये, ठीक है। हाइपोटेनस 90 के जस्ट सामने वाली साइड होती है 90 डिग्री एंगल के, तो वो AC 13 सेंटीमीटर। तो मैंने अगर बेस को x सेंटीमीटर कंसीडर कर लिया तो वो कह रहा है कि एल्टीट्यूड जो है राइट एंगल ट्राइंगल का 7 सेंटीमीटर लेस देन है बेस से। तो बेस मेरा x है, तो x से 7 क्या है? कम है। लेस का मतलब कम है, तो ये आपका क्या आ गया? एल्टीट्यूड आ गया। आगे बात समझ में? तो इसको अब हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन करिए, इसका क्या है, फिगर से अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेट द लेंथ ऑफ बेस, लेट द लेंथ ऑफ बेस बी x, लेट द लेंथ ऑफ बेस बी x सेंटीमीटर एंड क्या कहेंगे? एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल बी x माइनस 7 सेंटीमीटर, और आपको हाइपोटेनस तो गिवन ही है, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? आप सभी बहुत अच्छे से जानते होंगे। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, ठीक है। हाइपोटेनस कितना है अपने फिगर में? AC का होल स्क्वायर, बेस कितना है? AB होल स्क्वायर, P कितना है? परपेंडिकुलर BC का होल स्क्वायर। वैल्यूज रखोगे तो AC की कितनी वैल्यू है फिगर में? 13 का होल स्क्वायर। इधर AB कितना है आपका? x स्क्वायर, BC कितना है? x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 13 का होल स्क्वायर 169, ये कितना आएगा? x स्क्वायर, इसको ओपन कीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस का कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का 14x। तो अब ये 2x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x, इधर क्या चल रहा है? 169। तो यहाँ पर क्या आएगा? इसको भी इधर ले जाइए, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 और माइनस का 169 इक्वल 0। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 120, और ये माइनस का 120 आएगा इक्वल 0। अब इसमें से 2 क्या ले सकते हैं? कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल 0, ठीक है। अब देखिए ये 2 जो है वो 0 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी x 7x माइनस का 60 इक्वल 0। अब देखिए, अब वही तरीका है जैसे मैं आपको पहले बताया था कि हमें सोचना है कि हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व कर रहे हैं अभी तक, तो फैक्टराइजेशन मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं। इसका कोफिशिएंट क्या है? x स्क्वायर का 1, और लास्ट डिजिट जो आपकी कांस्टेंट टर्म है वो कितना है? 60। तो 60 इंटू 1 नंबर कितना आ गया आपके पास? 60, और माइनस करने पर वो नंबर इंटू करने पर 60 आना चाहिए, माइनस करने पर कितना आना चाहिए? 7। तो 12 5 जा कितना होता है? 60, और 12 माइनस 5 7। तो हमें दो नंबर कौन से मिल गए? 12 और 5। तो देखिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे इसको, इधर करते हैं। अब x स्क्वायर माइनस 7 को क्या लिख सकते हैं? 12 माइनस 5x माइनस 60 इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x
माइनस 60 इक्वल 0। तो यहाँ से क्या कॉमन है, x माइनस 12, इधर से क्या कॉमन है, प्लस 5 x माइनस 12 इक्वल 0। ये दोनों ब्रैकेट हमारे बिल्कुल सेम टर्म्स हैं इनके अंदर, तो x माइनस 12 आपका कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 5 इक्वल 0। तो x माइनस 12 इक्वल 0 और x प्लस 5 इक्वल 0। तो x की वैल्यू या तो 12 हो सकती है और x की वैल्यू या माइनस 5 हो सकती है। ठीक है, तो लेंथ कभी भी जो ये एक तरीके से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ही तो है, ये नेगेटिव नहीं होती कभी भी। ठीक है, तो नेगेटिव इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव को कंसीडर करेंगे। तो इसका मतलब बेस हमारा कितना आ गया, तो देन बेस ऑफ ट्राइंगल जो कि x था कितना आ गया, 12, एंड एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल कितना मान के चले थे हम एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल को, x माइनस 7। तो x माइनस 7, तो x माइनस 7, x की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 12 माइनस 7, ये कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका 12 सेंटीमीटर आ गया और ये कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए बच्चों 6 क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे प्रीवियस क्वेश्चन जो था क्वेश्चन नंबर 5 वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आपको लैंग्वेज इसकी बड़ी सी लग रही होगी, एनसीईआरटी में भी दे रखी है, लगता है पता नहीं क्या दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन जितना लैंग्वेज में बड़ा उतना ही करने में बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ समझना है आपको क्या है इसमें। देखो क्वेश्चन में रीड कर देती हूँ। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the cost of production on the day was rupees 90, find the number of articles produced and cost of each आर्टिकल। ठीक है, तो आपको देखिए इसमें क्या करना है, तो आपको निकालना क्या है, सबसे पहले वो देखिए इसमें आपको निकालना है एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है। ठीक है, हर एक आर्टिकल की, ईच आर्टिकल की, और ये भी बताना है आपको कि उस फैक्ट्री या जो भी इंडस्ट्री है उसमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं। आगे बात समझ में, यहाँ से हमारा क्वेश्चन है। और देखो क्वेश्चन को समझो जरा सरल भाषा, पहले एक मेरा एग्जाम्पल समझो कि सपोज कोई फैक्ट्री या इंडस्ट्री है, उसमें कुछ मतलब 10 आर्टिकल्स का प्रोडक्शन होता है रोज, पर डे क्या होता है, 10 आर्टिकल्स का प्रोडक्शन होता है। 10 आर्टिकल्स मतलब वो कंपनी बना रही है, 10 नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं उसके पास। कितने आर्टिकल्स हैं, 10 नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं। और एक आर्टिकल की जो कीमत है, मतलब कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, एक आर्टिकल की जो कीमत है वो कितना है, सपोज कितना दे रखा है, 20। 10 आर्टिकल बनाती है और एक आर्टिकल की कीमत 20 रुपये है, तो वो प्रोडक्शन कितना कर रही है कंपनी। प्रोडक्शन आप कैसे बताओगे, प्रोडक्शन बताओगे कि भैया 10 आर्टिकल बना रही है कंपनी और एक आर्टिकल की कीमत 20 रुपये है, तो इसका 200 रुपये का प्रोडक्शन कर रही है वो कंपनी। कितने कर रही है, 200 रुपये का। तो इसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है आपका। इसमें क्या है, जो आपकी इंडस्ट्री है उसका प्रोडक्शन आपको 90 रुपये दे रखा है। क्या दे रखा है, 90 रुपये, किसी एक दिन का, किसी एक पर्टिकुलर दिन का। तो उसने बोल रखा है, यहाँ पर इसने बोला हुआ है कि हमने इसमें देखो सबसे पहले हम मान क्या लेंगे, हम मान लेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स x है। तो यहाँ ऊपर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है वो नंबर ऑफ आर्टिकल से 3 ज़्यादा है और उसका ट्वाइस है। नंबर ऑफ आर्टिकल आपके x है, उसका ट्वाइस करोगे तो 2x और उससे 3 ज़्यादा है। देखो मैं लिख के बताती हूँ फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको रफ कर देते हैं, फिर उसके साथ साथ आपको समझाऊंगी। देखिए क्या है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स x, हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स x एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है। अब देखो यहां से पढ़ो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन है ईच आर्टिकल 3 मोर देन, कैसा है, 3 ज़्यादा है, देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल x है, इसका 2 गुना करो फिर उसका 3 करो, तब आपकी कॉस्ट निकलती है एक आर्टिकल की।
किसकी निकलती है? एक आर्टिकल की कॉस्ट। तो ये आपको यहाँ गिवन है इस वाली लाइन में, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। यहाँ देखिए कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऐसे निकलती है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स का हमने ट्वाइस किया, फिर उसमें 3 मोर देन कर दिया। बस यही समझना था इसमें, बाकी तो आप कर ही लोगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब किसी इंडस्ट्री का प्रोडक्शन कैसे बताओगे? प्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, प्रोडक्शन आप कैसे बताओगे? वे कितने नंबर ऑफ आर्टिकल, कितने आर्टिकल्स बना रही है कंपनी एक दिन में, और उस एक आर्टिकल की कीमत कितनी है, उसी से तो आप प्रोडक्शन बता पाओगे उसका कि दिन में वो कितना कमा रही है। तो हम लिखेंगे, तो प्रोडक्शन के लिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, जो अभी मैंने समझाया था आपको, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 10 इंटू 20 इंटू 10 करके दिखाया था ना। तो इसी तरीके से, तो नंबर ऑफ आर्टिकल वहां पर हमारे 10 लिए थे मैंने एग्जांपल में, और कॉस्ट ली थी एक आर्टिकल की 20। तो इसी तरीके से वहां मैंने प्रोडक्शन बताया था। तो यहाँ प्रोडक्शन उसने 90 क्वेश्चन में देके चल रहा है वो, तो प्रोडक्शन कितना है? 90। तो कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल आपने x माने हुए हैं, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल आपने 2x + 3 माना हुआ है। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इंटू 2x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 3x, और यहाँ कितना आएगा? 90। ठीक है, तो अब अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0। तो देखिए अब इसको करने का तरीका सेम ही है फैक्टराइजेशन मेथड से। 90 इंटू 2, तो नंबर आ गया मेरे पास 180। कितना आ गया? नंबर 180। अब मैथ्स में ऐसे कोई दो नंबर सोचो जिनका इंटू करने पर 180 आए और माइनस करने पर कितना आए? 3 आए। तो आप 15 और 2 ले सकते हो। क्या ले सकते हो? 15 और 12 ले सकते हो, सॉरी 15 और 2 ने 12। जैसे 180 का हमने एलसीएम ले लिया, तो 180 का अगर एलसीएम लोगे तो 2 से 90 टाइम, और 2 से 40 टाइम, और 3 से 15 टाइम, और फिर ये 3 से 5 टाइम, और फिर ये 5 से 1 टाइम। ठीक है, तो यहाँ से मैं नंबर पता करूँगी कि मेरा माइनस करने पर वो नंबर कितना आना चाहिए। तो देखो यहाँ पेयर बना के हम देखते हैं। यहाँ ये 2 2 ज़ा 4, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आ गया, और यहाँ से जो मुझे नंबर मिला 15 मिला। तो 15 इंटू 12 करूँगी तो 180 भी आएगा, और 15 में से 12 माइनस करूँगी तो कितना आ जाएगा? 3 भी आएगा। ठीक है, तो ये दोनों नंबर मेरी बात को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो यहाँ से मैं लिखूँगी 2x स्क्वायर प्लस 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 को मैं लिख सकती हूँ 15 माइनस 12 x माइनस 90 इक्वल 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये कितना आएगा? तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस का 12x माइनस 90 इक्वल 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो यहाँ से 2x प्लस 15, यहाँ से क्या कॉमन आएगा? यहाँ से देखिए क्या कॉमन ले सकते हो, तो 6, तो यहाँ से 2x और यहाँ प्लस 15 इक्वल 0। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम। चलिए इसको इधर कर देते हैं, नीचे आपको दिखेगा नहीं। तो ये आएगा यहाँ पर 2x प्लस 15 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर बचेगा x माइनस 6 इक्वल 0। तो यहाँ से 2x प्लस 15 इक्वल 0 और x माइनस 6 और इक्वल 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 15/2, और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। ठीक है, तो ये वाला हमारा आंसर माना जाएगा, ये नहीं, क्योंकि नेगेटिव में है। कभी भी नंबर ऑफ आर्टिकल नेगेटिव में होंगे कि हम किसी की संख्या नेगेटिव में बताएं कि यहाँ माइनस के 4 बॉयज हैं या माइनस के 4 पैकेट्स हैं, ऐसे नहीं बोलते कभी भी। तो नेगेटिव वाला कंसीडर नहीं किया जाएगा, पॉजिटिव वाला आंसर होगा। तो इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल्स हमारे कितने निकले? नंबर ऑफ आर्टिकल्स 6 एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी मान के चले थे हम? 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो यहाँ पर 2 कितना आ जाएगा? 6, x की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे प्लस 3, ये कितना आ जाएगा? 12 प्लस 3 मतलब कि 15। कितनी आ गई? 15 रुपीज़ में आएगा, ये कॉस्ट है।
कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल 15 रुपये आ जाएगी, ठीक है। इसको तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका फिनिश होता है। यहाँ प्रोडक्शन में आप ऐसे भी लिख सकते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इसमें इतना ऐड कर लीजिएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल होगा नंबर ऑफ आर्टिकल इनटू कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है। तो इस तरीके से 4.2 एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाती है, ठीक है। थैंक यू एंड धन्यवाद।